मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो थी पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में। उसके ऊपर मुझे इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स रिसीव हुए, तो मैंने सोचा कि मैं उस पे बड़ी डिटेल से आप सबको गाइड करूं। इंस्टेड के वो जो कमेंट आपने किया मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूं, उससे अच्छा है कि मैं आपको पब्लिकली इस तरह की एक वीडियो बना के दूं, ताकि किसी का और का भी इस तरह का मसला हो तो वो उसको भी ठीक कर सके। सो कमेंट्स बेसिकली, ये क्वेश्चंस बेसिकली ये पूछे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू। मेरे 7 मंथ से पट्ठों में खिंचाव है, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया है, एमआरआई भी करवाई है, बट कोई फर्क नहीं। मेरी कमर के नीचे हिस्से में दर्द और खिंचाव है, अब तो पूरी बॉडी में होता है, प्लीज इसका कोई इलाज बता दें। सारे साइंस जो हैं ये पट्ठों की कमजोरी के हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन रिसीव हुए हैं वो ये है कि सर जी मेरा एक्सीडेंट के बाद टांग में पट्ठे वीक हो गए हैं, कोई हल बता दें। बिल्कुल, एक्सीडेंट के बाद जो पट्ठे वीक हो जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह होती है हम एक्टिविटी जो लिमिट कर देते हैं। मैं सारा कुछ अभी डिटेल में बताता हूँ आपको। अच्छा, अब मैंने उस वीडियो में बताया था कि कौन से खाने खाने चाहिए, तो एक कमेंट मुझे रिसीव होता है कि दालें खाओ तो यूरिक एसिड का मसला बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इसमें हमने एहतियात करनी है। और इसका क्या हल हो सकता है कि जिनको यूरिक एसिड का मसला हो, उनके पत्ते भी कमज़ोर हो, तो उनको किस तरह से कौन सी खुराक खानी चाहिए और किस तरह से वो मैनेज करेंगे। और नेक्स्ट कमेंट रिसीव हुआ है कि मेरी उल्टी बाजू में, बाएं बाजू के अंदर दर्द और सुन होती है, 2 साल हो गए हैं, और ईसीजी भी काफ़ी बार करवाई है और इको भी, सब रिपोर्ट सही आती हैं। ये इंडिकेट करता है कि आपके लेफ्ट बाजू के अंदर जो दर्द आ रही है ये आपके दिन की दर्द नहीं है, ये आपके पट्टे के खिंचाव की है, पीछे गर्दन के अंदर अगर नस फंस है उसकी वजह से। अभी बताता हूँ मैं सारी डिटेल्स की। नेक्स्ट हमें जो रिसीव हुआ कमेंट वो ये क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मुझे पट्ठों में दर्द रहता है, सुबह उठा नहीं जाता, गर्दन, शोल्डर, हाथ, पूरी बैक के पट्टे दर्द करते हैं, बैठा भी नहीं जाता, अजीब सा दर्द रहता है बॉडी में, किसी काम का दिल नहीं करता, बस लेटे रहने का दिल करता है, मोबाइल यूज करते रहते हैं, यानी कि एक्टिविटी नहीं है ओवरऑल, और मेमोरी भी कम होती जा रही है। ये सब साइंस जो हैं आपके पट्ठों की कमजोरी के हैं। नेक्स्ट, थैंक्स सर, पहले मेरे पट्टे दर्द नहीं करते, सिर्फ कांपते हैं, उसके लिए बता दें। इमरान ने कमेंट किया। इमरान, आपको चाहिए था आप अपने की एज भी बताते, ये भी बताते कि कितने अरसे से हो रहा है ये, हाथ अगर आप पे कांप रहे हैं या गर्दन कांप रही है, जिस्म का हिस्सा वो बताते जहाँ पे कांपना ज्यादा है। सो पट्टे दर्द नहीं करते लेकिन सिर्फ कांपते हैं। ये कुछ बीमारियां होती है जिनके साइंस होते हैं, उनमें एक बहुत कॉमन है जिसे हम राशा कहते हैं, जिसके अंदर ट्रेमर्स ज़्यादा फील होते हैं। बट आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है, तो इसलिए मुश्किल होगा इसके अंदर मुझे, लेकिन मैं जनरली आपको सारा बता दूंगा, तो आप इसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा। और एक और कमेंट आया था कि क्या डिप्रेशन की वजह से भी पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारों की वजह से सिर्फ हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं होता, हमारे ओवरऑल मसल वीकनेस भी होती है। सो इसके अलावा इस वीडियो के ऊपर जो पट्टों की कमजोरी के बारे में थे, इसके ऊपर मल्टीपल आपके कमेंट्स हैं, अराउंड 300-400 क्वेश्चन जो रिसीव हुए थे, तो मैंने उनमें से कोशिश की है जितने मैक्सिमम मैं आपके लिए इसमें से निकाल सकूं वो मैंने आपको निकाले। फिर अब मैं भी डिटेल में बताता हूँ। मेरे L5S1 सर्जरी हुई, मेरे यूरिन बैग लगा हुआ है, डॉक्टर बोलो तो अभी पट्टा कमजोर है। बिल्कुल हो सकता है सर्जरी के बाद जरूर। अभी एक और कमेंट में दिखाया था ना कि एक्सीडेंट के बाद पट्टे कमजोर हो गए हैं, तो एक्सीडेंट के बाद अक्सर सर्जरी अगर करवाएं तब भी पट्टे कमजोर होते हैं, इनएक्टिविटी की वजह से। L5S1 की आपने सर्जरी कराई है तो उसकी वजह से भी पट्टे कमजोर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे तो नहीं होता ना, जब हम सर्जरी कराते हैं, सर्जरी कराने के फौरन बाद जो है हम अपना चलने फिरने लग जाते हैं, तो वो इनएक्टिविटी की वजह से पट्टे कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, सारा कुछ मैं भी आपको डिटेल से सब कुछ कवर करता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आई वाज अ स्क्वैश प्लेयर एंड माय लेग्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मस्कुलर, बट आफ्टर गेटिंग रोमाटाइड आर्थराइटिस, जिसे हम गंटिया कहते हैं, आई लॉस माई मसल्स इन जस्ट 6 months एंड माई एज इज 50, कैन आई रिस्टोर माई मसल्स? अच्छा, रोमाटाइड आर्थराइटिस के बाद पट्टों का कमजोर होना ये ऑब्वियस है कि ये होता है। क्यों? क्योंकि ये रोमाटाइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन अगर आपने इसको रिस्टोर करना है ना, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि उस बीमारी को पहले बढ़ने से रोकें, फिर उसके बाद अपने पट्टों के ऊपर काम करें। तो मैंने रोमाटाइड आर्थराइटिस की जो वीडियो बनाई थी ना, उसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वो लाजमी देख लीजिए। सो अभी तक मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस रीड किए हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि पट्टों की कमजोरी के बारे में। आज की वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे कि पट्टे कमजोर हमारे जिस्म में बेसिक वजह क्या होती है, किस वजह से ये कमजोर हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे
अगर किसी के पट्टे कमज़ोर हो जाएं तो उनकी अलामात कैसी होंगी, फिर आपने उसको अपने साथ कंपेयर कर लेना कि ये अलामात मुझे फील होती हैं या नहीं। तो फिर आप इसमें डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझे पट्टों की कमज़ोरी का है, इधर वो गर्दन के पट्टे हैं, पिंडली के पट्टे हैं, टांगों के पट्टे हैं, बाजू के हैं, गर्दन से दर्द बाजू में आती है, कमर से दर्द टांग के अंदर आती है। तो आप उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। पहले हम देखेंगे कि वजह क्या है, फिर देखेंगे अलामात क्या है, फिर देखेंगे कि इसके लिए बेहतरीन वर्जिश और एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी चाहिए, और फिर लास्ट के ऊपर देखेंगे कि ऐसी कौन सी बेस्ट ग़िज़ाएँ हैं या खाने हैं जो हम घर में अपने खानों की रूटीन के अंदर ऐड कर लें तो हमारे पत्थों को जो डायरेक्टली खुराक मिल जाए। आपने देखा होगा आम रूटीन में अगर लड़के फिर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो यकदम से जिम जाना शुरू करते हैं तो फिर वो अपनी खुराक भी ठीक कर लेते हैं और आपने देखा होगा उनके यकदम से पट्टे भी बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा वो क्या करते हैं, वर्जिश के अंदर क्या करते हैं, खानों के अंदर क्या करते हैं, इनको हम बड़े सिंपल अल्फाज में सारा कुछ अब डिटेल में देखेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक देखिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पट्टे अगर कमज़ोर हों तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। ऐसा क्या होता है कि अब अगर मैं बैठा हूँ तो अभी अगर मेरे फ़र्ज़ करें कि पट्टे अभी ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा एकदम से कि पट्टे एकदम से कमज़ोर हो गए हैं। मैं अगर कोई चीज़ उठाना चाह रहा हूँ तो वो मैं उस तरह से उठा नहीं पा रहा जैसे मैं पहले उठा सकता था। तो उसकी क्या ऐसा क्या हो जाता है हमारे पट्टों के अंदर, वो सब कुछ देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है हेल्थ रिस्क फैक्टर्स, इनमें है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। एक्टिविटीज़ इन अ सेंस ये एक्टिविटीज़ नहीं कि मैं जॉब पे जाता हूँ। एक्टिविटीज़ का मतलब कि आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसकी वजह से आपके पट्टे मजबूत हों। अगर एक शख्स सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जॉब पे जाता है, वो जितनी एक्टिविटी करता है कोई भी नहीं करता, लेकिन क्या वो उस एक्टिविटी के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, लाइक ऐसी एक्टिविटी करता है कि उसके पट्टों के ऊपर वजन आए, लाइक जिस तरह हम डंबल उठाते थे। जरूरी नहीं कि जिम में जाकर आप डंबल उठाएं, पानी वाली बोतल उठा सकते हैं, आप इस थेरा बैंड के साथ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की जिंदगी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, उनके मसल वीकनेस डे बाय डे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी रीज़न, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी रीज़न हमारे मोबाइल और लैपटॉप और इस तरह की लाइफ होना है कि हम इसमें ज़्यादा लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में नहीं जाते। दूसरी इसके अंदर रीज़न होती है डाइटरी डेफिशिएंसी, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आम रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी आलू बहुत ज़्यादा लेते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, या फिर हम बर्गर, पिज़्ज़े, कोल्ड ड्रिंक्स, जब आप इस तरह की चीज़ें लेते हैं ना, तो ये आपके मसल्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके नसों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से आपको मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। सो इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये यानी कि जेनेटिकली आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कुछ भी खिला दें, जो भी एक्सरसाइज कर दें, वो वीक ही रहते हैं, वो कमज़ोर ही रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मोटापा ख़त्म ही नहीं होता। उसके पीछे कुछ रीज़न ऐसी होते हैं कि जेनेटिक, खानदान के अंदर ही वो वीकनेस चल रही होती है, या फिर पैदाइश के बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी वजह से उनके मसल सही से ऑक्सीजन ना मिल सकी हो ब्रेन को, तो उस वजह से भी उनकी जेनेटिकली प्रॉब्लम अगर हो, तो उसके अंदर आप चाहे जिस तरह का मर्जी खाना खा लें, जैसे मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आपके लिए मसल वीकनेस को और ओवरऑल बॉडी वीकनेस को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सब आपने देखना है कि इसमें से कौन सी काज आपकी है, कि आपके रूटीन के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, या आपके रूटीन के अंदर वो खाने हैं जो आपके मसल्स की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो या फिर जेनेटिकली कोई इशू है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी पीछे मैं कमेंट पढ़ रहा था कि क्या डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, बहुत 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 बड़ी रीज़न है कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन में रहने की वजह से आपके पट्टे बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। ये मेरे पास क्लिनिक के ऊपर भी इतने पेशेंट आते हैं। एक स्ट्रेस पता है क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है कि जो लाइक एक टेंशन है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया, एक स्ट्रेस होता है। मैं अभी फर्ज करेंगे वीडियो बना रहा हूँ और मैं सोचने लग जाऊँ कि क्लिनिक पे कितने पेशेंट हैं, फिर मैं सोचने लग जाऊँ कि मैंने और कितने काम करने हैं, फिर मैं सोचने लग जाऊँ कि मेरी फलां चीज़ कहाँ पड़ी है, फिर मैं सोचने लग जाऊँ घर में कुछ मैंने करना है, या घर के जो काम है वो पेंडिंग है, वो करना है। वो जो जो इतना कुछ हम सोच रहे हैं ना, ये भी स्ट्रेस है। ये भी जो मल्टीटास्किंग का जो दौर आ गया, इसकी वजह से भी आपके पट्टों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये जो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से तो दिमाग खराब होगा या हमारे दिमाग के ऊपर जो कमजोरी होगी, नहीं, हमारे ये मसल्स के ऊपर भी टाइटनेस काज करता है, मसल्स के ऊपर भी
वीकनेस खासकर। और इसके अलावा जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं हमारे पट्ठों की वीकनेस को, वो है कि अगर हमने ज़िंदगी में कभी कोई एक्टिविटी इतनी नहीं की, हम आम रूटीन में जॉब पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, लेकिन हमने ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि हम 5 किलोमीटर वॉक करें। लेकिन जिस दिन जोश चढ़ा कि भाई आज तो हमने जो आज से फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है और बस जिम ज्वाइन करनी है, तो इतना तो वजन उठा लेंगे और इतनी स्ट्रेनस एक्टिविटी कर लेंगे, इतनी ज्यादा एक्टिविटी कर लेंगे कि आपके मसल्स में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, आपके पट्ठों में सोरनेस हो जाएगी, खलियां बढ़ जाएंगी। अक्सर लोग जो जिम में गए हों उनको पता होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि जिस दिन वो जिम में जाते हैं पहली दफा इतना वजन उठा के आते हैं कि अगले दिन अकड़े हुए होते हैं। वो जो अकड़े हुए होते हैं इसे कहते हैं डोम्स, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। सो मसल वीकनेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें मसल स्पैज़म है, क्रैम्प्स है, सोरनेस है, से डिफरेंट रीजंस है जिसमें पट्टे कमजोर होते हैं। सो अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट भी करनी है इतने अरसे के बाद, तो आपने केयर के साथ स्टार्ट करनी है, स्लो स्टार्ट करनी है। पहले दिन में ही ये नहीं करना है कि हमने आज ही सारे के सारे पट्टे बनाने हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ रीजंस हैं, कुछ काजेज हैं। अच्छा, अभी जो मैं चीज आपको दिखाने लगा हूं ना, अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पट्टों में कमजोरी क्यों होती है। हम जो समझ रहे होते हैं ना कि मेरे पट्टे कमजोर हैं, अक्सर लोगों के पट्टे इतने अच्छे होते हैं, लाइक उनको ये नहीं है कि वो लीन है या पतले हैं बहुत ज्यादा और पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हैं और जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, नहीं, उनके पट्टे बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उनमें पट्टों की कमजोरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको अपनी उस इशू की वजह ही नहीं पता होती। हमें ये पता होता है कि कैल्शियम ले लें, विटामिन डी ले लें, फलां जो इंजेक्शन लगवा लें, इससे आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे, मसल रिलैक्सेंट ले लें। नहीं, हमने पहले ये देखना है कि हमारे जो पट्टे कमजोर है ना, इसके पीछे क्या, पीछे साइंस क्या है, इसकी रीजन क्या है। अच्छा, अभी मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं हाथ को इस तरह से हिला रहा हूँ, ये मेरा हाथ नीचे है, मैं उठा के ऊपर लेके आया हूँ। ये जब मैं उठा के ऊपर लेके आया ना, तो मेरे दिमाग से सिग्नल आया था मेरे पट्टे में कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेरा हाथ ऊपर उठेगा और ये मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, ऐसे बोलने में, देखने में, गर्दन हिलाने में, पूरी बॉडी का मेरे से तरह। तो अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये हमारा दिमाग है, ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन का काम होता है कि ये वहां से सिग्नल भेजता है पट्टे के पास। कैसे भेजता है? यहां से आता है इस करंट की तार में से, जिसे हम नसें कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम मेडिकल में इसे नर्व्स कहते हैं। ब्रेन से सिग्नल आता है नर्व्स के अंदर, नसों के अंदर, और यहाँ से ये ट्रेवल करके और यहाँ पे सिग्नल आया पाँव के पास, पाँव के पट्टे के पास, पिंडली के पास। ये पिंडली के जो आगे वाले पट्टे हैं, अभी इसमें हमारी जो ना मूवमेंट हो रही है, पाँव नीचे की तरफ मूव हो रहा है। जब पाँव नीचे की तरफ मूव होता है, वो पाँव नीचे की तरफ मूव करने वाला जो पट्टा होता है वो पिंडली होती है। अच्छा, अब दिमाग से सिग्नल आता है करंट की तार की मदद से पिंडली वाले पट्टे के पास कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमने अपने पाँव को नीचे की तरफ मूव करना है। ये है एक नॉर्मल प्रोसेस। अगर किसी शख्स का पिंडली वाला पट्टा कमजोर हो तो वो पाँव नीचे की तरफ मूव होगा? नहीं होगा। अगर किसी शख्स का पिंडली वाला पट्टा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी इस करंट की तार के अंदर कोई कमजोरी है, यानी करंट की तार अगर कमजोर हो, करंट की तार के अंदर ये जो सिग्नल आ रहा है ये स्लो हो, तो उनका पट्टा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये मूवमेंट होगी? नहीं होगी। सो या पट्टे की कमजोरी हो सकती है या फिर नस की कमजोरी हो सकती है। नस के अंदर जो सिग्नल है वो बहुत कम आ सकते हैं। और अगर किसी की ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम हो, लाइक जैसे स्ट्रोक में होता है, जैसे राशा पार्किंसनिज्म में होता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर होता है, इतनी सारी अगर कोई दिमागी प्रॉब्लम है, या फिर अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को स्ट्रेस है दिमाग के लेवल पे, तो यहाँ से सिग्नल सही से आएगा, जनरेट होगा सही से? नहीं होगा ना। तो जब यहाँ से सिग्नल ही जनरेट नहीं होगा, नस आपकी चाहे जितनी ज्यादा ताकतवर हो, जितनी जबरदस्त उसमें स्पीड हो, पट्टा आपका जितना चाहे मजबूत हो, तो आपकी ये मूवमेंट ही नहीं हो सकेगी। हम क्या समझेंगे यार मेरे पट्टों में कमजोरी है? आप पहले ये देखें कि आपको कहीं नसों का प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को मैंने क्लिनिक पे देखा है कि उनके पट्टे बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उनको कोई बिल्कुल वो लीन है, पतले हैं, सुक्के से हैं, कि अच्छी खासी बॉडी होती है, बट उनकी स्टिमुलेशंस उस तरह से नहीं आ रही होती। और इसको चेक कैसे करते होते हैं? इसे चेक करने के लिए डॉक्टर्स ने ना अक्सर अपने क्लिनिक के ऊपर छोटे छोटे हैमर रखे हुए होते हैं। तो हैमर को ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जब उनको उसके ऊपर मारते हैं ना, तो वहां पे वो रिफ्लेक्स जनरेट होता है। अगर किसी का वो रिफ्लेक्स नॉर्मल ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होता है। ऐसे अगर घुटने से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे हल्का सा हैमर के साथ मारा जाए ना, तो आप जो पेशेंट जो बैठा हुआ होता है ना, वो चाह नहीं रहा होता कि उसकी टांग हिले,
लेकिन फिर भी टांग हिलती है, तो वो जो करंट की तारें होती हैं, नसें होती हैं, उनमें आपको सिग्नल का आइडिया हो जाता है। फिर इसके अलावा जैसे हम एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, डिफरेंट टेस्ट कराते होते हैं ना, ऐसे एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं एनसिस ईएमजी। एनसिस का मतलब होता है नर्व कंडक्शन स्टडीज, ईएमजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो नर्व कंडक्शन स्टडीज के जरिए डिफरेंट करंट की तारों के अंदर किस तरह से करंट का फ्लो चल रहा है उसको चेक किया जा सकता है और देखा जा सकता है किस करंट की तार के अंदर फ्लो कम है, किस में ज्यादा है। सो नर्व कंडक्शन स्टडीज और ईएमजी ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं। सो मैं अब आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर अपना एनसीएस ईएमजी करा लें, बट बताने का मकसद ये है कि पट्ठों की कमजोरी इज नॉट ऑल अबाउट कि आपके पट्ठे ही कमजोर हैं। आपकी नसों के अंदर करंट का फ्लो भी स्लो हो सकता है, आपके ब्रेन से जो करंट जनरेट हो रहा है वो भी स्लो हो सकता है, दिमागी कमजोरी भी हो सकती है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि हम ऐसी खुराक लेंगे, ऐसे खाने लेंगे या ऐसी मेडिसिन लेंगे जो कि आपके पट्ठों नहीं सिर्फ और नसें और दिमागी कमजोरी को भी ठीक करें। अब ये जो हमारी नसें होती हैं इसके लिए ना हमें 4 विटामिन चाहिए होते हैं। उनमें विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B9 होता है और इसके अलावा विटामिन E होता है। अगर आप ये 4 विटामिन अपने खानों के अंदर ऐड कर लेते हैं, मैं अभी लास्ट पे आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से खाने हैं जिनके अंदर हमें ये सारे विटामिन मिल सकते हैं। बेसिकली अभी मैं जनरली बता रहा था कि ये जो आपको प्रॉब्लम है इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, इम्पल्सिस के रिफ्लेक्सेस या हमारी मसल स्टिमुलेशंस, ये जो चीजें होती हैं ना, इनका अगर आपको समझ आ गई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी और मैंने बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता है क्या होता है, उनके पाँव सुन्न हो रहे हैं, उनके पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, इस तरह के बड़े साइंस इस तरह के आते होते हैं। और मोस्टली जब क्लिनिक पे आते हैं तो वो टर्म यूज करते हैं कि हमारे पाँव में हमें जलन फील होती है, बर्निंग फीट जो वो फील होते हैं उन्हें। तो इसके पीछे रीजन नसें होती हैं। इसे हम मेडिकल में कहते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरो का मतलब नस, नर्व, और पैथी का मतलब बीमारी, डिजीज। ऐसे मायोपैथी होती है। मायो मतलब होता है पट्ठा, गोश्त, और पैथी का मतलब होता है डिजीज। सो न्यूरोपैथी, मायोपैथी, इस तरह की आपने टर्म्स सुनी होंगी। अक्सर लोग जिनको डायबिटीज हो, शुगर हो, तो आपने उनसे सुना होगा कि आप उनके डॉक्टर भी मोस्टली कहते हैं कि जो आपको टांगों में और पाँव में और हाथों में और उंगलियों में जो दर्द हो रहा है, संपन हो रहा है, इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। कि शुगर की वजह से नसों के अंदर करंट का बहाव कम हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। सो ये डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट बेसिक मैकेनिज्म है, डिफरेंट साइंस है बिहाइंड कि आपके मसल वीकनेस क्या होता है, नर्व्स की वीकनेस क्या होती है। सो अभी तक हमने देखा कि वजूहात और बेसिक रीजन। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को पट्ठों की कमजोरी हो जाए ना, तो उन्हें क्या अलामात आएंगी, कैसी उनको फीलिंग्स आएंगी। कि अगर एक बंदे को सामने अगर हमारे पास बैठा है, या आप अपने आप को कंसीडर कर लें या मुझे कंसीडर कर लें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पट्ठे कमजोर हैं, तो आप क्या क्या देखेंगे कि मुझे फिजिकली क्या नजर आ रहा है, सिम्टम अलामात क्या होंगी कि जिससे मुझे आइडिया होगा कि इन्हें जो इशू आ रहा है ये पट्ठों की कमजोरी की वजह से आ रहा है। सो अब उसकी सबसे बड़ी रीजन, पहला सिम्टम वो ये है कि उनकी ओवरऑल डेली एक्टिविटीज जो वो डिफरेंट हो जाएंगी और वो टफ हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी, डिफिकल्टी मूवमेंट ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अक्सर लोगों में अगर फेस के मसल्स जो वीक हो, टंग के मसल्स अगर वीक हो, तो उनकी स्लर्ड स्पीच हो जाती है। और ये ज्यादातर उनमें होता है जिनको स्ट्रोक के अटैक्स हो, लकवा हो जाए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। और आपको पता है ये जो लकवा है ये भी नस का प्रॉब्लम है, फेशियल नर्व का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फेस के पट्टे गिर गए। अब हम देखते हैं ना कि उनका मुंह नीचे को गिरा हुआ लकवा के अंदर, तो हम समझ रहे होते हैं कि अगर इनका फेस नीचे को गिरा हुआ ना, इसका मतलब उनके फेस के जो पट्टे हैं ये कमजोर हो गए हैं और इन्हें पट्ठों के ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई दवाई लगानी चाहिए, पट्ठों की इन्हें जो है वो कोई खुराक खानी चाहिए। नहीं, ये जो फेशियल पाल्सी हुई है ना, इसकी रीजन ये है कि इन पट्ठों को सप्लाई करने वाली जो नस है, पीछे जो मैं भी बता रहा था कि नस ब्रेन से कैसे सिग्नल लेके आती है, इन पट्ठों को सप्लाई करने वाली जो नस है उसे कहते हैं फेशियल नर्व। ये नस अगर कमजोर हो जाए, अगर ये दब जाए या ब्रेन के लेवल पे इसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसे हम कहते हैं लकवा। तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि उनकी नस के ऊपर काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जिनको लकवा का प्रॉब्लम हो, उन्हें चाहिए कि वो अपने यहाँ जो नस है, जो आपकी फेशियल नर्व है, उस पर स्टिमुलेशंस कराएं। उनमें वो मशीन लगवाएं कि जो आपके करंट की तार के अंदर करंट के बहाव को ठीक कर दे। तो इसलिए कहते होते हैं कि इलेक्ट्रोथेरेपी करानी चाहिए। और हमारे यहाँ पर रवाज ये है कि जब कभी किसी को लकवा हो तो
कबूतर की यखनी पिए, वो करें, पट्ठे बनाएं, आपने उस नस में जैसे करंट ठीक कर दिया ना, पट्ठे वापस ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए कि उनके फिर मसल वीकनेस भी होती है, पट्ठे कमजोर भी होते हैं, अगर वो स्टिमुलेशन अगर ना कराएं तो अल्टीमेटली उनका पट्ठे गिर जाते हैं फिर नीचे की तरफ। तो उसकी वजह से फिर उनकी स्पीच स्लर्ड हो जाती है कि वो रुक रुक के बोलते हैं, टफ होता है उनके लिए बोलना, लफ्जों को जोड़ना। इसके अलावा जो अलामत या सिम्टम आता है वो है फटीग और हर टाइम थके रहना। आपने कोई काम भी नहीं किया, सो के उठे फिर भी थके हुए हैं, तो ये भी एक सिम्टम है, एक अलामत है, ये फटीग होती है खामखा में। ड्रॉपिंग आईलेड, आंखें नीचे को गिरी रहती हैं, एक्टिव नहीं होती हैं आंखें जो, तो आपकी आईज जो वो नीचे की तरफ फील होती हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, हमारा जो डायफ्राम होता है जिसके ऊपर हमारे फेफड़े पड़े हुए होते हैं, अगर डायफ्राम वो भी बेसिकली हमारे मसल्स ही हैं, तो अगर मस्कुलर वीकनेस और ओवरऑल जिस्म के अंदर कमजोरी हो, उसकी वजह से आपको ब्रीदिंग के अंदर भी डिफिकल्टीज होती हैं। इसके अलावा जो डेली लिविंग में हमारे टास्क हैं, स्ट्रगलिंग टू डू द डेली लिविंग टास्क, जो आम रूटीन में हम काम करते हैं, कोई पानी की बोतल उठानी है, कोई ऑफिस के अंदर लैपटॉप उठाना है, या कुछ भी जो भी करना है, ये काम करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने काम करना है उसमें मसल्स आपके इन्वॉल्व होने में, आप सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, तो भी मेरे कितने ज़्यादा हाथ हिल रहे हैं, मेरी गर्दन हिल रही है, मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी हमारे मसल्स का काम है। मसल वीकनेस हो तो ये सब कुछ भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डिफिकल्टी स्वेलिंग होती है, अगर किसी के नेक के मसल्स, स्वालिंग के मसल्स जो वो, या फिर मसल ऑफ मास्टिकेशन जो वो वीक हो जाएं, ये पट्टे अगर कमज़ोर हो जाएं, तो उन्हें भी इस तरह के साइंस आ सकते हैं कि उनका मसल वीकनेस है। इसके अलावा हमारे पट्टे कमज़ोर होने की एक बहुत बड़ी रीज़न हमारा गलत तरीके से खड़े होना, हमारा गलत तरीके से बैठना, कुब बना के बैठना, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कुब बनाया हुआ है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ गर्दन झुकी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे पट्टों के ऊपर हर टाइम स्ट्रेस और खिंचाव आता रहता है, जिसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपने अपना पॉस्चर भी बिल्कुल ठीक रखना है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको लगेगा ये बिल्कुल नॉर्मल पॉस्चर है, ये पुअर पॉस्चर है और ये बहुत ही गंदा पॉस्चर है। सो अगर कोई शख्स अपनी गर्दन को सिर्फ 3 इंच के लिए आगे की तरफ रखता है, तो उनकी गर्दन का वजन 42 पाउंड होता है, 42 पाउंड होता है, जो कि उनकी गर्दन और कमर के पट्टों के ऊपर पड़ता रहता है, 42 पाउंड। और अगर आप 3 इंच आगे नहीं रखते हैं और आप थोड़ा सा आगे की तरफ रखते हैं, जिसे हम 2 इंच कह सकते हैं, तो फिर आपका ये वजन 32 पाउंड होता है। और अगर आप ये नॉर्मल पॉस्चर में रखेंगे अपनी गर्दन को, ये सिर्फ 12 पाउंड होगा। तो आप मुझे बताएं कि अगर हर टाइम आपकी गर्दन ने, आपके कमर के पट्टों ने इतना वजन उठाना हो, आपके स्कल का जो आपने आगे की तरफ खींचा हुआ हो, या फिर आप अगर नॉर्मल पॉस्चर में रहें और कम वजन उठाना हो, तो किस पोजीशन के अंदर आपके पट्टे जल्दी वीक होंगे? तो डेफिनेटली अगर आप फॉरवर्ड हेड पॉस्चर रखेंगे, अपना गलत पोजीशन पॉस्चर रखेंगे, तो आपके पट्टे जल्दी वीक हो जाएंगे। सो सबसे पहला इलाज क्या होगा? आपने अपना बैठना, उठना, लेटना ठीक करना। सो अगर आप किस तरह से गर्दन को रखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, किचन में काम करते हैं, किसी भी टाइम, तो आपने पहले तो अपनी गर्दन को सीधा करना है। पहला स्टेप ये हो गया पहला। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि ये अगर मसल वीकनेस है तो उसमें हमें कौन कौन से इलाज के ऑप्शंस हैं, एक्सरसाइज कौन सी है, पॉस्चर किस तरह से रखना है, बैठना कैसे है, डेली लिविंग आम रूटीन के अंदर किस तरह से रहना है। तो सब कुछ हम इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आम रूटीन में आपने कैसे रहना है, खाने कौन से खाने हैं, वर्जिश कौन सी करनी है, विटामिन कौन से लेने हैं, किस खाने में कौन सा विटामिन लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, हमने अपना पॉस्चर ठीक रखना है, आगे की तरफ गर्दन नहीं रखनी है, अपनी पोजीशन ठीक रखेंगे। ये हो गया हमारा आम रूटीन में गर्दन के लिए। जब अक्सर लोग जब वो ऑफिस में बैठे होते हैं ना, तो उनकी कमर के दर्द के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। वो भी कमर के पट्टे कमजोर होने की वजह से होता है, कमर के पट्टों में खिंचाव की वजह से होता है। और अगर बहुत शदीद प्रॉब्लम हो, फिर वो डिस्क हर्निएशन इस तरह के केसेस के अंदर होता है। लेकिन आम रूटीन में हम बात करें तो वो कमर के पट्टों की कमजोरी की वजह से होता है। तो अब जैसे मैंने गर्दन का बताया ना, तो इस तरह आपके गर्दन से नीचे वाले जो पट्टे हैं, यानी कमर के जो पट्टे हैं, ये कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कमर में दर्द होती है, टांग में जाती है, तो वो किस तरह से, कौन से पट्टों की कमजोरी की वजह से? वो आपके लो बैक के जो पट्टे हैं वो कमजोर होने की वजह से हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन, जब हम बैठे होते हैं तो हम इस पोजीशन में बैठे होते हैं, यूं बैठे होते हैं। अभी मैं जितनी देर आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा ये पॉस्चर है, मैं यूं नहीं बैठा हूँ आपके साथ, आगे गर्दन करके नहीं बैठा हूँ। ये पॉस्चर है बिल्कुल एक लेवल के ऊपर, जो कैमरा भी है, प्रॉपर स्क्रीन भी है, सब कुछ सामने है, और मैं अपने एक प्रॉपर पॉस्चर में बैठा हूँ। जितनी मर्जी देर आप बैठे रहें इस तरह से, अगर आपका पॉस्चर ठीक है। पॉस्चर अगर गलत है ना, तो 10-15 मिनट बैठना मुश्किल होगा। सो अव्वल तो अगर आप इस तरह से बैठते हैं, ये आपका पॉस्चर रहता है डी शेप के अंदर, अगर आप अपनी कर्व मेंटेन नहीं करते, तो फिर आपके पास जितनी मर्जी महंगी कुर्सी हो,
चाहे आप लैपटॉप यूज़ ना करें और अच्छी क्वालिटी का आपने पीसी रखा हो जो कि आंखों के लेवल के ऊपर हो। अगर आप बैठ से ही नहीं रहे ना, क्योंकि अक्सर लोग नीचे कमेंट्स में ये भी पूछ रहे होते हैं कोई अच्छी कुर्सी बताएं, चेयर बताएं जो हम ऑफिस में ले लें, कोई अच्छा पिलो बताएं। सारा मैटर करता है कि आपने अपना पोस्चर कैसा रखा है। अगर आपने बहुत महंगी चेयर भी ले ली है लेकिन अगर आप बैठे गलत तरीके से है ना तो काम खराब हो जाएगा। सो अगर हम इस चेयर को देखें तो यहाँ पे पीछे कोई कर्व नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है। हमने ऐसी चेयर लेनी है जिसपे इस तरह की थोड़ी सी कर्व हो जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के कर्व को मेंटेन करे, और हम इसके साथ टेक लगा के बिल्कुल सीधे होके फिर बैठेंगे और पीसी या कंप्यूटर को अपनी आंखों के लेवल के ऊपर रखेंगे। और एल्बो की सपोर्ट यहाँ पे लाजमी है। ये अगर आप इस तरह से देखें, एल्बो आपकी टेबल के ऊपर होनी चाहिए और यहाँ पे नीचे पाँव के ऊपर भी सपोर्ट लाजमी दें थोड़ा सा, और इस पोस्चर के अंदर रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी की कर्व मेंटेन रहे। इससे ये होगा कि आपके जितने पट्टे होंगे ना काम के दौरान, कमर के पट्टे, टांग के पट्टे, ये सारे के सारे रिलैक्स होंगे। अगर आपके ये सारे के सारे पट्टे होंगे ना पूरा पोस्चर में इस पोजीशन के अंदर, तो जैसे ही आप अपनी जॉब से शाम को घर आएंगे ना तो आपके सारे जिस्म के अंदर एक खामखा की दर्द होगी और आपको ये होगा कि मेरी तो नौकरी इस तरह की है जिसमें ज़्यादा देर बैठना ही होता है, बैठ के काम करना होता है। अगर आप गलत तरीके से बैठ रहे हैं ना तो ये आपकी उस जॉब से मुश्किल है कि जिसमें आपको खड़े होकर कोई वेट उठाना पड़े, वजन उठाना पड़े, अगर आप ज़्यादा देर के लिए गलत पोस्चर के अंदर बैठ रहे हैं। ये ऐसे ही है कि अगर कोई शख्स लेटा हुआ है और वो 2 तकिए अपने गर्दन के नीचे रख ले और सो जाए और वो कहे कि मैंने तो अपनी तरफ से बड़ा आराम किया है, सोया हूँ और मेरी लेकिन जब मैं सो के उठा मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, उसकी वजह ये है कि 2 तकिए जो रख लिए हैं आपके गर्दन के पट्टे जो वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच में देखे चाहो में थे, जिसकी वजह से आपके कमर के अंदर दर्द या गर्दन के अंदर दर्द आ सकती है। तो जैसे गर्दन में दर्द आ गई सिर्फ 2-3 तकिए ऊंचे रखने की वजह से, तो जो नीचे हमारे कमर के पट्टे हैं ये भी तो वही गोश्त है, उसी तरह से पट्टे और मसल्स हैं, इसी तरह से हमारे टांगों के, अगर हम इसको गलत पोस्चर में रखेंगे तो पट्टे कमजोर नहीं होंगे तो क्या होंगे। सो सेकंड क्या हो गया, पहले तो आपने अपने गर्दन के पट्टों को मेंटेन रखना है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर नहीं रखना। फिर नीचे वाले जो कमर का हिस्सा है या फिर टांगों वाले जो पट्टे हैं इनको आपने मेंटेन करना है, इनका भी पोस्चर आपका ठीक रहना चाहिए। और इसके अलावा पोस्चर के लिहाज से आखिरी चीज ये है कि जब आपने जमीन से कोई वजन उठाना है, कोई पानी की बोतल उठानी है, कोई माचिस उठानी है, कुछ भी उठाना है आपने ना, नीचे जब आप झुक के उठाएंगे ना और अगर आप इस पोजीशन में रखते हैं, लाइक आप इस तरह से उठते हैं, आप अपने यहाँ पे घुटने पे गौर करें जरा, ये तो इससे नुकसान ये होगा कि आपकी कमर का जो निचला हिस्सा है ना सारे का सारा, ये आपका वजन भी और जो वजन आप उठा रहे हैं वो भी सारे का सारा कमर के निचले हिस्से में आएगा, और ये सबसे बड़ी रीजन है कमर में डिस्क बल्ज भी। सो अगर पट्टे कमजोर हो तो सारे का सारा प्रेशर आपके डिस्कों पे आता है और फिर काम बहुत खराब हो जाता है। अगर आप इस तरह झुक के उठाते हैं तो टोटल रॉन्ग है, पट्टे कमजोर भी होंगे, बड़े और प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो जब भी उठाना है कोशिश करना है कि बैठ के घुटनों को फोल्ड करके, अब जब आप उठाएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी और कमर के पट्टों के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं आएगा, बल्कि आप जो भी वजन उठाएंगे वो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपके सारे मसल्स इक्वली काम करेंगे, और ये सबसे बेस्ट तरीका है नीचे से जब भी वेट उठाना है। अक्सर लोग यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि जब हम रुकू कर रहे होते हैं तब तो हमारे घुटने बिल्कुल सीधे होते हैं, तब तो हम इस तरह से नहीं मोड़ते हैं, तो तब हमारी कमर में दर्द नहीं आ सकती कि जब हम रुकू से खड़े होंगे। जब हम रुकू कर रहे होते हैं तब हमारे दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर होते हैं, प्रॉपर स्टैंड बना हुआ होता है। जब हम खड़े होने लगते हैं तो पोस्चर हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे कमर के निचले हिस्से पे प्रेशर नहीं आता। लेकिन जब हम वजन उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकते हैं तो हमारे बिल्कुल ऐसे हम आगे की तरफ सारा वेट डाल देते हैं, अपना वजन डाल देते हैं, जिसकी वजह से सारा प्रेशर हमारे कमर के निचले हिस्से पे आता है। सो जब भी कुछ भी जमीन से उठाना है नीचे बैठ के आपने फिर उठाना है ताकि आपके कमर के ऊपर प्रेशर ना आए। सो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना कि मेरे 7 महीने से पट्टों में खिंचाव है, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया है, MRI भी करवाई है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कमर के नीचे हिस्से में दर्द है और खिंचाव है, अब तो पूरी बॉडी में होता है। आपको इस चीज की समझ आई है कि आपको किस वजह से हो रहा है। आप देखें कि अपनी रूटीन के अंदर कहीं आप इस तरह से वजन तो नहीं उठाते, कहीं आप गलत तरीके से बैठे तो नहीं रहते, कहीं आप अपनी गर्दन के नीचे ऊंचे तकिए तो नहीं रखते हैं। सो सबसे बड़ी रीजन एक क्या हो गई है कि आपका पोस्चर, आपका बैठना उठना लेटना, आपकी आम रूटीन। अगर फर्ज करें आप बहुत अच्छे डॉक्टर को किसी को दिखा लें और वो आपको बहुत महंगी मेडिसिन दे दे और बहुत अच्छी मेडिसिन भी दे दे, आपने वो खाई, आपका दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे हम केन वगैरह पानी के फिल्टर वाले पानी जो है ना वो भरवाने चले जाते हैं
और आपने नीचे बैठ के नहीं उठाया और आप झुक के ऐसे झटका मार के उठाया और कमर में दर्द आ गई, तो आपके कहेंगे कि इतने सारे हमने जो डॉक्टर्स को दिखाया उनका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। सारी चीज़ है कि आपने अपने पट्ठों को एहतियात रखी है। नहीं, आप अगर नॉर्मल भी, आप बिल्कुल ठीक भी हैं और आप अपना पॉस्चर ठीक नहीं रख रहे, मुझे अगर अभी गर्दन में दर्द नहीं है, मैं 3 तकिए रख के आज रात को सो जाऊं और सुबह जब सो के उठूंगा तो मेरी अपनी गर्दन अकड़ी हुई होगी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये कहूँ कि जो मैंने दवाई खाई थी तो मुझे तो उसका फर्क ही नहीं पड़ा है। तो आप ये देखें कि आपकी आम रूटीन में कहीं आपको पॉस्चर का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपकी गर्दन के ऊपर, आपके पट्ठों के ऊपर हर टाइम ये फॉरवर्ड हेड पॉस्चर रखने की वजह से, गर्दन आगे की तरफ रखने की वजह से 42 पाउंड का वेट तो नहीं आ रहा है, वजन तो नहीं आ रहा है, या आपने कुछ चीजें देखनी है। ठीक है, अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे वाइटामिन जो कि आपकी नसों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, यानी कि करंट की तारों के लिए बहुत अच्छे हैं। वो कौन से? उनमें से जो सबसे टॉप पे है ना, वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है कोबालामीन। कोबालामीन को इतने लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इसके इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, जिससे हम मेथी कोबाल कहते हैं। मेथी कोबाल बेसिकली कोबालामीन या विटामिन B12 का ही इंजेक्शन होता है। सो विटामिन B12 हमारे करंट की जो तारें होती हैं उस पे मौजूद माइलिन शीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो मैंने शुरू में बताया था ना कि ब्रेन से सिग्नल आते हैं, करंट की तार से गुजर के यहाँ पे पट्टे को स्टिमुलेट करते हैं, फिर पट्टा कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारी मूवमेंट होती है। तो ये जो करंट की तार है, इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये जो ये पीले पीले कलर का ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, ये ऐसे है जैसे किसी बिजली वाली तार के ऊपर जो है, जैसे फर्ज करें कि ये वाली जो तार है, इस तार के ऊपर ये जो तार है, आई होप सो कि ये नजर आ रही है, इस तार के ऊपर ना ये जो कॉपर सी लगी हुई है, इसके अंदर बेसिकली वो दूसरी तार है जिसके अंदर से सिग्नल गुजर रहे हैं, करंट गुजर रहा है। लेकिन ये जो ऊपर तार लगी हुई है ना, इससे हमारे जिस्म में जो तार है उसके ऊपर जो लगी होती है, इससे कहते हैं माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ का काम ये होता है कि ब्रेन से जब भी सिग्नल आएगा इस पट्टे के पास, वो फौरन से पहुंच जाए, जल्दी से पहुंच जाए। ये जो स्पीड है ना, सिग्नल की स्पीड, ये आपकी माइलिन शीथ की वजह से होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे इंसुलेशन, ये जो ऊपर कवर है ना, जो इंसुलेशन है, ये माइलिन शीथ की होती है। अगर इसकी सेहत अच्छी हो, माइलिन शीथ अगर अच्छी हो, तो ये बहुत स्पीड से गुजर के जाती है। एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके अंदर यही माइलिन शीथ खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स की स्पीड, यानी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो वो जो लफ्जों की इंटीग्रेशन है कि लफ्ज जोड़ के जो मैंने बोलना है वो जुड़ नहीं पाते। जब वो चलना चाहते हैं तो वो चलने का स्टार्ट नहीं ले सकते, जब वो चल पड़ते हैं तो रुक नहीं सकते। इसी तरह से ये पार्किंसनिज्म और राशा के अंदर भी इसी तरह से होता है, और वो सबसे बड़ी रीजन माइलिन शीथ की कमजोरी होती है। माइलिन शीथ के लिए सबसे बेस्ट हमें रिक्वायर्ड होता है वो कोबालामीन होता है, और कोबालामीन का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन B12। और हम कोबालामीन के लिए क्या लगवाते हैं? मेथी कोबाल के टीके। आप वो टीके भी लगवा सकते हैं, आप ऐसे खाने भी खा सकते हैं जिसके अंदर आपको विटामिन B12 मिले। अब वो विटामिन B12 हमें कहाँ से मिलेगा? विटामिन B12 हमें मिल सकता है फिश ऑयल में से, मछली में से मिल सकता है। इसके अलावा हमें चिकन के अंदर भी मिल सकता है, इसके अलावा हमें अंडों के अंदर भी मिल सकता है, इसके अलावा हमें नट्स के अंदर मिल सकता है, इसके अलावा नट्स में ख़ास तौर पे हमें चिया सीड में मिल सकता है, हमें बादाम में मिल सकता है, हमें काजू में मिल सकता है, हमें फ्लैक्स सीड में मिल सकता है, हमें पंपकिन सीड्स में मिल सकता है। सो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। सो आप चाहें तो आप सारे इन खानों से विटामिन B12 ले सकते हैं, या फिर आप मेथी कोबाल के जो इंजेक्शन होते हैं उनके जरिए भी ले सकते हैं अगर आपको नसों का प्रॉब्लम है। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे क्या मुझे वो इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कहे आपको कि आप ये इंजेक्शन लगवा लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सब बातें होती हैं। आपको हर एक जितनी भी मेडिकेशंस हों उनके साइड इफेक्ट लाजमी होते हैं। सो इसके लिए आपने अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करना है, वरना कोशिश करें कि वो खाने खाएं जिनसे आपको विटामिन B12 मिल सके। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ बतानी है कि यहाँ से जो सिग्नल आ रहे होते हैं ना करंट की तार में से, ये जो करंट की तार होती है ना, ये नर्व्स, डिफरेंट छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेज जब आता है ना, तो दरमियान में छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, और वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है। जब इसमें से सिग्नल गुजरता है ना, तो ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें से निकल के इसके अंदर आके वो लग जाता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्थ के लिए जो हमारे लिए सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा विटामिन होता है उसे हम कहते हैं विटामिन B6। यानी कि हमारी जो करंट की तार के ऊपर शीट है, जो माइलिन शीट है, या फिर जो इंसुलेशन है, जो कवर है, उसकी हेल्थ के लिए विटामिन B12
और जो बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के पास, तो उसके लिए हमें विटामिन B6 चाहिए होता है। तो विटामिन B6 के लिए जो बहुत अच्छे खाने हमें मिल सकते हैं वो है स्पिनच, पालक के अंदर आपको मिल सकता है, आपको गोभी के अंदर मिल सकता है, आपको ब्रोकली के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा गार्लिक, लहसुन के अंदर आपको विटामिन C6 जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल सकता है। और इसके अलावा हमें कुछ विटामिन चाहिए होते हैं जैसे विटामिन E है या विटामिन C है, ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये भी हमारी जो करंट की तारें होती हैं इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर कोई भी फ्री रेडिकल्स हो, फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है कि जो बीमारियां काज करते हैं, इवन कैंसर भी काज कर देते हैं, इनको खत्म करने के लिए, इनको कवर करने के लिए हमारे जिस्म में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। और इन एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हमारी बॉडी को विटामिन E और विटामिन C की जरूरत होती है। विटामिन C बेसिकली जैसे नींबू है, जैसे माल्टे हैं, जैसे ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, इन सारे खानों के अंदर हमें अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर विटामिन C मिलता है। सो ये आपने अपने खानों के अंदर लाजमी ऐड करना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई सर्जरी हो जाए या जैसे कमर की सर्जरी हो जाए, जैसे शुरू में कमेंट्स में दिखा रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से मेरी टांग कमजोर हो गई है, और कुछ का था कि मेरी L5S1 की सर्जरी हुई है और मेरे पट्टे कमजोर हो गए। उसकी वजह ये होती है कि जब हमारा कोई भी एक्सीडेंट हो या सर्जरी हो तो उसके बाद हम घर आके लेट जाते हैं, हम एक्टिविटीज नहीं करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से इससे एक कंडीशन कहते हैं जिसे कहते हैं एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है पट्टे का साइज भी कम हो जाना, पट्टा कमजोर हो जाना। तो पट्टा अगर यूज होता रहेगा तो ठीक रहेगा और मसल मजबूत रहेगा, अगर यूज नहीं होगा तो एट्रोफी हो जाएगी, पट्टे कमजोर हो जाएंगे। सो अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उन्होंने क्या करना है, गौर से ये बात सुनिएगा। अगर किसी का फर्ज करें कि घुटने की सर्जरी हुई है, तो आप अगर घर जाके लेट गए हैं तो एटलीस्ट आप अपने घुटने को रेस्ट दे लें, अपने बाजू के ऊपर एक्सरसाइज करते रहें, बाजू की वर्जिश ना छोड़ें, अपनी गर्दन के ऊपर वर्जिश करते रहें, अपने पाँव के ऊपर वर्जिश करते रहें, अपने घुटने को रेस्ट दें। इसके अलावा सारे जोड़ों को इस्तेमाल करें। इसी तरह से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि L5 और S1 की मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद पट्टे कमजोर हो गए, आपकी L5S1 की सर्जरी हुई है ना, आपकी उंगलियां तो बिल्कुल ठीक है, तो डंबल पकड़ें या रबड़ बैंड पकड़ें और इनकी एक्सरसाइज करें। ये अगर आप एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर के ऊपर, कंधे को अगर इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी कमर का जो निचला हिस्सा है इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला जहां पे आपने सर्जरी कराई। हमारा मसला ये होता है कि हमारे अगर यहाँ पे कोई सर्जरी हुई हो ना और आपको किसी ने कह दिया कि आप ये रेस्ट करें, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अब आपने अपने पाँव को भी नहीं हिलाना है, अपनी टांग को भी नहीं हिलाना है, अपनी गर्दन को भी नहीं हिलाना है। जिस पॉइंट और जिस जगह की सर्जरी हुई है ना उसको रेस्ट दे लें, उसके इर्द गिर्द अपने सारे जॉइंट्स को एक्टिव रखें। इसके ऊपर आपको ये फायदा होगा कि आपके जिस पॉइंट की सर्जरी हुई है वहां पे खून की रवानी बहुत अच्छी रहेगी, आपके मसल्स वीक नहीं होंगे। मेरे पास क्लिनिक के ऊपर अक्सर ऐसे पेशेंट आए हैं, इनमें से एक पेशेंट का आपको छोटी सी एग्जांपल ले देता हूँ कि उनकी एल्बो की सर्जरी हुई थी, कोहनी की सर्जरी हुई थी। जब उनकी कोहनी की सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपने रेस्ट करना है, तो उन्होंने ऐसा रेस्ट किया है कि जब वो 1 महीने के बाद उनके यहाँ से सारे स्टिचेस वगैरह जो वो ओपन हुए, अब उनकी रिहेबिलिटेशन होनी थी। तो जैसे वो मेरे क्लिनिक के ऊपर आया तो मैंने देखा तो उनका कंधा जाम हुआ था। अब कंधा जाम क्यों हो गया? कंधा जाम होने की वजह ये थी कि उन्होंने अपने कंधे को भी रेस्ट दे के रखा, हालांकि कंधा तो बिल्कुल ठीक था, प्रॉब्लम तो उनकी एल्बो कोहनी के ऊपर हुई थी। इस वजह से ये क्या हुआ, उनके कंधे के पट्टे कमजोर हो गए, उनका कंधा जाम हो गया, कैप्सूल टाइट हो गया ना एक्टिविटी करने की वजह से। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या सर्जरी हो जाए तो उन्होंने उस पॉइंट को रेस्ट देना, इसे एक्टिव रेस्ट कहते हैं। उसके अलावा जो भी जोड़ हैं, जो भी पट्टे हैं, उनके ऊपर सही से प्रॉपर एक्टिविटीज करनी है। सो ये जो क्वेश्चन पूछा था ना कि सर जी मेरा एक्सीडेंट के बाद से टांग के पट्टे वीक हो गए हैं, सो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एक्स्ट्रा रेस्ट पे चले गए होंगे। आपके जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ था ना उसको रेस्ट दे लेते कुछ दिन के लिए, बाकी उसके अलावा तो पूरी एक्टिविटी सारे पूरे मसल्स को यूज करें, पूरी बॉडी को यूज करें। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको खाने बताए ना, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, ये सारे थे नसों के रिलेटेड ज्यादा। विटामिन B12 आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा इसका रोल आपकी नसों के लिए होता है। सो न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के अंदर हाईली रिकमेंडेड होता है कि उनको विटामिन B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे खाने जिनको पट्टों की जिनको कमजोरी है तो वो कौन से खाने खाएंगे? जो नसों की कमजोरी है वो मैं बता चुका हूँ। सो अगर पट्टों की कमजोरी है तो प्रोटीन आपने अपने खानों के अंदर ऐड करना है। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको चिकन से मिल सकता है, आपको बीफ से, मटन से, दालों से, बादाम से, काजू से,
और ये जो मैं चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स बताए, इनके अंदर थोड़ी अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं ज़्यादा। लेकिन आपने अपने खानों में गोश्त और दालें और इन चीज़ों को ऐड करना है, इससे आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आपको विटामिन डी लेनी है। अब जो विटामिन डी है, ये हमारे जिस्म में, हड्डियों में और पट्ठों में अगर आपने कैल्शियम को पहुंचाना है, तो वो पहुंचाने के लिए हमारे जिस्म में विटामिन डी चाहिए। अगर आप कैल्शियम के खाने खा रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम किस में मिलेगा हमें, दूध में, दही में, हरे पत्ते वाली सब्जियों में, सैलेड में, इनके अंदर आपको कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल सकता है। और जो विटामिन डी है, ये हमें धूप की जो रोशनी होती है इसमें से, अंडों में से, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मक्खन है, चाहे वो दूध है या दही है, इसमें से मिल सकता है। लेकिन अगर आपको विटामिन डी की कमी हो, सनलाइट में लाजमी बैठना है। सुबह शाम की जो ठंडी धूप की रोशनी होती है, दोपहर में गर्म अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में नहीं बैठ जाना, उससे जलन हो जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगी। तो आपने ठंडी धूप की रोशनी लेनी है, उसमें विटामिन डी होती। अगर आपके जिस्म में ना कैल्शियम बहुत अच्छा है, आप कैल्शियम वाले खाने भी खाते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, विटामिन डी की कमी है, तो फिर वो जो कैल्शियम है ना, वो आपके गुर्दों में और पित्ते में ज़्यादा पथरी काज कर सकता है, बना सकता है। क्योंकि वो उस पॉइंट पे तो जा ही नहीं रहा जहाँ पे हमने पहुंचाना है। कहाँ पे, हड्डियों में, पट्ठों में जाना चाहिए। उसके लिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है। सो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, ये 3 चीजें अगर आप अपने खानों के अंदर रखेंगे, आपको मसल वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ है वो ये है कि अगर हम दालें खाएंगे या गोश्त खाएंगे, पालक खाएंगे जैसे, तो इनसे तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि दालें खाओ तो यूरिक एसिड का मसला बन जाता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ये चीजें ना खाओ तो फिर इससे मसल वीकनेस हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें? इसका तरीका ये है कि पहले तो ये समझें कि कौन से खाने जो यूरिक एसिड काज कर रहे हैं। यूरिक एसिड काज करते हैं पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये वो खाने हैं जिनको अगर आप खाएंगे ना तो यूरिक एसिड हो जाएगा। लेकिन ये वो खाने हैं जो उन्हें खाने चाहिए जिनको मसल वीकनेस है। तो अब क्या करें? अगर किसी को यूरिक एसिड का मसला हो तो फिर वो क्या करेंगे? तो वो ये खाने खाएंगे तो उनके तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ऐसी मेडिसिन पहले लेके अपने यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करें। वो अब मैं मेडिसिन आपको अगर यहाँ पे बताऊंगा तो अक्सर लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको गुर्दों का इशू है, तो वो भी साथ में वो ले लेंगे। हालांकि उनके लिए डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। सो इसके लिए बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि मुझे यूरिक एसिड, आपने टेस्ट कराया, आपका यूरिक एसिड ज्यादा है, आपने अपने यूरिक एसिड की मेडिसिन लेनी है। ठीक है, पहली चीज ये, आपका यूरिक एसिड नीचे आ गया। अब आपने पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा ये खाना है, बट आपने इसकी क्वांटिटी, इसकी बहुत ही मिकदार कम कर लेनी है। इतनी कम कर लेनी है कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ाए ना। फिर जब भी आपने खानी है, आधी प्लेट से ज्यादा नहीं खाना। जब आपने आधी प्लेट खाई है, उसके साथ आपने पानी जितना ज्यादा पीना है कि आपके जिस्म से ये निकल जाए यूरिक एसिड, जो एक्सेस यूरिक एसिड होगा। और आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि यूरिक एसिड को हमें जीरो नहीं करना होता। यूरिक एसिड हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे जो गुर्दे हैं उनके अंदर हमारे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, इनको बनाने के लिए, इनको हमारे जिस्म से खारिज करने के लिए यूरिक एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यूरिक एसिड कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, अगर उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है कि उनको डायबिटीज होगी। अगर उनका शुगर लेवल बहुत नीचे आ जाए तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। ऐसे यूरिक एसिड का होता है, हमने इसे मेंटेन करना है। ऐसे नहीं करना है कि अगर यूरिक एसिड का मसला है तो हम ऐसे खाने खाएंगे नहीं जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है। हमने अपने पहले यूरिक एसिड लेवल को ठीक करना है दवाई के जरिए, मेडिसिन के जरिए। जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद, अच्छा जिन दिनों में यूरिक एसिड है उन दिनों में ये खाने अवॉइड भी करने। जब ये नॉर्मल रेंज में आ जाए फिर आप ये वाले खाने खाएं, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। अगर आपको मसल वीकनेस है तो फिर आप ये खाने खाएंगे, साथ में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर यूरिक एसिड बनता है तो वो जिस्म से निकल जाएगा। और इसके जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो ना, उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि आज जो है ना, मुझे लगता है मेरा यूरिक एसिड इंक्रीज है। जैसे शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है उनके डिफरेंट सिम्टम्स की मदद से कि मुझे लग रहा है कि मेरा शुगर इस टाइम रेज्ड है, तो वो अपनी एहतियात स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें इस तरह से लेके चलना है कि अगर दालें खाने से आपको यूरिक एसिड का मसला हो रहा है तो आप इस तरीके से लेके चल। अगर आपने इन चीजों को बिल्कुल ही माइनस कर दिया तो यूरिक एसिड ड्रॉप हो जाएगा। जो उल्टा मसला है फिर वो गुर्दों को परेशान क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि मेरी उल्टी बाजू के अंदर दर्द होती है, सुन्न होती है, 2 साल हो गए, ECG कराई, इको कराई, सब कुछ, वो तो नॉर्मल है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो बेसिकली जो आपका इशू आ रहा है ना, इसे हम कहते थे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। हमारी जो गर्दन है इसमें नसें अगर फंस जाए, हम गलत तरीके से बैठते हैं, कोई वजन उठाते हैं, गलत तरीके से रहते हैं, उस वजह से हमारी नसों के ऊपर प्रेशर आता है।
प्रेशर आता है तो हमारी उल्टी बाजू के अंदर या दाएं बाजू में भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट है ना, उनका लेफ्ट बाजू के अंदर ज्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि लेफ्ट बाजू को ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो वो नसें दब जाती हैं, चाहे वो गर्दन में, चाहे वो कंधे में, या फिर किसी मसल के नीचे। तो ज्यादातर ये डिस्क की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आप अपना इसमें चेकअप कराएंगे, देखेंगे कि आपकी कौन सी नस है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। इस पे ना मैंने एक वीडियो बनाई है कि कंधे से दर्द शुरू होकर बाजू के अंदर जाती है, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है, वो लाजमी आप देख लीजिएगा। तो वो जरूरी नहीं होता कि अगर आपके लेफ्ट बाजू के अंदर दर्द जा रही है ना, तो वो आपके या दिल की दर्द होगी, वो आपके गर्दन से भी आ सकती है, नसों की भी दर्द हो सकती है। इसे हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये होता है अपना पोस्चर ठीक रखें, फिजिकल थेरेपी कराएं, स्टिमुलेशंस कराएं, ट्रैक्शंस कराएं, इससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ कि सारे जिस्म में दर्दें होती हैं, कंधे में दर्द होता है, किस वजह से? पोस्चर की वजह से, कि आप गलत बैठते हैं, गलत लेटते हैं, गलत पोजीशन रहता है आपको, इस वजह से। और इसके अलावा था कि पट्टे कांपते हैं, मैंने बताया ना कि राशा की वजह से। ये अगर दिमाग से सिग्नल जो आ रहा है पट्टे को कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, अगर सिग्नल सही से ना आए और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हमारे पट्टे कांपते हैं, चाहे वो हाथ है चाहे गर्दन है। आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा, आशा के पेशेंट्स को ये ज़्यादातर होता है। सो इसमें आपने वो खाने जो नसों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा डिप्रेशन का रीज़न भी मैं आपको बताया कि कैसे दिमाग से जो सिग्नल जनरेट होना है, अगर उस पर डिप्रेशन हो, उस पर स्ट्रेस हो, उस पर प्रॉब्लम हो, तो आपके पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ करें, तो आप डिप्रेशन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी। तो अब इसके अंदर हमारे पास सबसे बेस्ट जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने सीधे लेट के किसी भी टॉवल के साथ अपनी टांग को बिल्कुल ऐसे सीधा खींच लेना। आपकी टांग की बैक साइड के ऊपर आपको प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकंड का होल्ड करें, 6 से 7 दफा ये एक्सरसाइज करें, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा और ये आपको मेंटली तौर पे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। एक तो ये करना आपने 10 सेकंड होल्ड के साथ 6 से 7 दफा 2 से 3 घंटे बाद। नेक्स्ट आपने करना है क्वाड्रिसेप का स्ट्रेच। क्वाड्रिसेप होता है हमारी टांग की फ्रंट साइड का पट्टा। टांग को ऐसे मोड़ के ऐसे सीधे खड़े होके आपने टांग को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है, हल्का सा। तो जब ये पीछे की तरफ मूव करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको खिंचाव आएगा। यहाँ पर आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, वापस नीचे लेके आना है। साथ में कोई कुर्सी या दीवार को लाजमी पकड़ लेना है ताकि आपको कोई चक्कर वगैरह ना आए। स्ट्रेच के दौरान में ना थोड़ा सा दर्द होता है, वो आपने बेयर करना है। ऑनलाइन भी लिखेंगे ना क्वाड्रिसेप स्ट्रेच या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज और पिक्चर्स मिलेंगी। इसके अलावा आपने ना प्लैंक्स करने हैं। प्लैंक्स बेसिकली ऐसी वर्जिश है जो कि आपको ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सो आपने इस पोजीशन के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। शुरू में आप 5 सेकंड रुक जाएं, 10 सेकंड रुक जाएं, इसको फिर बढ़ाना है। इतना बढ़ाना है आपने कि आप इसको मेंटेन रखें और आप 2-2 मिनट 6-6 मिनट तक भी जाएं। और लेकिन ये शुरू में इस तरह से जाना है, शुरू में जाएंगे तो उल्टा पट्टे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। सो स्लो इस तरह से आपने करना है, ग्रेजुअली। शुरू में आप 5 सेकंड करें, 10 सेकंड करें, 15 सेकंड करें, 20 सेकंड करें, ग्रेजुअली इसको बढ़ाते रहें। ये आपके ओवरऑल मसल्स के लिए, आपको पट्टों की जो मजबूती है उसके लिए वो बहुत अच्छी है। घर में आप इजीली कर भी सकते हैं। पोजीशन अपनी मेंटेन करके रखनी है, पोजीशन इसके अंदर बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्दन को भी ऊपर की तरफ रखना है, ये एक्सरसाइज लाजमी करनी है आपने। सो अपने पट्टों के ऊपर आप स्ट्रेचिंग्स करें, प्लैंक्स करें, ये डिफरेंट वर्जिशें हैं जो कि पट्टों की कमज़ोरी की मदद करेंगी आपको पट्टों की कमज़ोरी को ठीक करने में। और इसके अलावा अपने खाने ठीक रखें, वाइटामिन ठीक लें और वो वाले वाइटामिन लें जो पट्टों की और नसों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपके इतने सारे क्वेश्चन थे ना, तो मैं एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर कर दूं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रह गए हैं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है ना, तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकूं। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आप उसमें पूरी अपनी डिटेल बताएं, अपनी एज भी बताएं, अपनी कंडीशन बताएं, कितनी पुरानी है, कब है, क्या क्या किया है उसके अंदर, तो ताकि अगर इस पे वीडियो भी बने ना तो फिर बाकी लोगों को भी हेल्प हो। तो इस तरह वीडियो बनाने से ये होगा कि इंस्टेड के अगर मैं एक बंदे को इस तरह से रिप्लाई करूंगा तो आप इतने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ये देखें यहाँ पे अब ये कमेंट है, यूरिक एसिड अगर हाई हो तो फिर ये सब तो नहीं खा सकते। कितने इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी ना इनके लिए भी। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मिस हो गया कि सर कैन यू सेंड मी द डाइट प्लान फॉर द थायराइड पेशेंट ओवर 50। थायराइड का अगर प्रॉब्लम हो तो कैसे हमारे पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। ये इतना ज़्यादा लिंक्ड है। थायराइड हमारे यहाँ पे ग्लैंड होता है, इसके ऊपर मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। सो अगर आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछें। मुल्तान से या नज़दीकी किसी शहर से हैं, मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। मुल्तान पे अलावा किसी शहर से हैं तो आप
ऑनलाइन व्हाट्सएप पर रब्ता करके वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी सारी रिपोर्ट सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हुए हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।